नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब धीमे धीमे थमती जा रही है। कोरोना मरीजों की संख्या काफी घट गई है। बात अगर दिल्ली की करें तो यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या अब 150 के आसपास हो गई है। 24 घंटे के दौरान जहां 65 से 70 हजार जांच हो रही हैं, उनमें 150 के करीब मरीज ही सामने आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट तेजी से कम होने के साथ मौतों की संख्या भी अब गिनी चुनी रह गई है। दूसरी लहर एक तरीके से खत्म हो रही है, लेकिन इसके साथ ही तीसरी लहर को लेकर तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। तीसरी लहर में क्या स्थिति होगी? क्या वह दूसरी लहर से ज्यादा भयानक होगी? बच्चों पर किस तरीके का खतरा है? अस्पतालों में किस तरह की तैयारियां हो रही हैं? दूसरी लहर के दौरान हमने जो लापरवाहियां की या हमसे जो कमियां हुई हैं, उनको लेके हमने क्या सीखा? इन्हीं सब विषयों पे बात करने के लिए आज हम जुड़ रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर MS कंवर जी से। डॉक्टर कंवर इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन में सीनियर कंसल्टेंट हैं, वहां पे एडवाइजर हैं। इसके साथ ही वहां की कोविड टीम के सीनियर मेंबर हैं। साथ ही जो लंग्स ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चलता है उसे भी देखते हैं। वर्षों का अनुभव है डॉक्टर कंवर जी का। डॉक्टर कंवर अमृतसर मेडिकल कॉलेज से पढ़े हैं और उनका जन्म जालंधर पंजाब में हुआ है। डॉक्टर कंवर जी इस समय दिल्ली में सेवाएं दे रहे हैं। हम सीधे जुड़ते हैं डॉक्टर कंवर से। डॉक्टर कंवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, कोरोना की दूसरी लहर अब देश में धीमी बढ़ती जा रही है। जो कोरोना संक्रमित मामले हैं वह भी अब बहुत कम होते जा रहे हैं। दिल्ली में भी स्थिति बहुत ही नियंत्रण में आ गई है, केसेस कम सामने आ रहे हैं। क्योंकि दूसरी लहर थम रही है, तो ऐसे में तीसरी लहर की जो है बातें की जा रही हैं, उसको लेकर तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप तीसरी लहर को लेकर? क्योंकि सभी लोग जानना चाहते हैं तीसरी लहर की आशंकाओं को लेकर कितना बड़ा डर है। जी डॉक्टर साहब। थर्ड वेव तो आने के चांसेस काफी है ही। उसके रीजंस फर्स्ट जब वेव आई थी, उसके बाद में जब सेटल डाउन हो रही थी, उसी वक्त वेरिएंट्स भी बनने शुरू हो गए थे जो डिटेक्ट नहीं हुए थे। हमारा इंडिया में जो सर्वेलेंस सिस्टम है, इसका सीक्वेंसिंग का और सर्वेलेंस सिस्टम कोविड का है, वो इतना रोबस्ट है नहीं। इवन अमेरिका में भी इतना ज्यादा रोबस्ट नहीं है। अगर दुनिया में कहीं है तो वो यूके में है। बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है उनका। कुछ बड़ी जल्दी वो पकड़ लेते हैं कि वायरस किधर को, किस गली में जा रहा है, क्या नए रूप अख्तियार कर रहा है। सो ये चीजें बहुत जरूरी हैं जानने के लिए और अलर्ट होने के लिए, और ये भी जानने के लिए कि ये डिजीज कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, या कि माइल्डर रहेगी या बहुत ज्यादा तबाही कर सकती है, जैसा कि सेकंड वेव में हुआ ना। ये सेकंड वेव में जो हम 1617.2 की बात करते हैं, डेल्टा, और अब डेल्टा प्लस भी आ गया वेरिएंट उसका, ये एक्चुअली सितंबर 2020 में डिटेक्ट हुआ था इंडिया में। उसके बावजूद उसको कुछ इग्नोर किया गया, उसको फॉलो अप उतना नहीं किया गया कि अगर मालूम होता कि इस जगह से ये वेरिएंट आया है, अगर उसी एरिया को ज्यादा सीक्वेंसिंग की जाती, ज्यादा केसेस की स्टडी की जाती, वहाँ जो सैंपल्स थे उनके बहुत ज्यादा सैंपल्स देखे जाते, तो ये भी पता चल जाता कि यहाँ से ये किधर को स्प्रेड हुआ है। वो चीज इग्नोर हुई है, नहीं तो ये चीज पहले हमें पता चल जाती कि ये आने वाला है। एनीवे, जब आया तो इतनी तेजी से इतनी तबाही करके गया, it went like up, the curve went up like a rocket, and but at the same time it came down like a rocket. अब दुनिया में कहीं भी वायरस का, इसका कोरोना का बिहेवियर देखें, चाहे इटली में देखें, चाहे स्पेन में देखें, जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएसए में डिफरेंट स्टेट्स में देख लें आप, न्यूयॉर्क से स्टार्ट हुए थे, सिएटल, देन कैलिफोर्निया, देन फ्लोरिडा, फिर दूसरी स्टेट्स। तो पैटर्न जो है ऊपर जाने का और नीचे जाने का काफी हद तक प्रिडिक्टेबल है। जो प्रिडिक्टेबल नहीं है वो ये है कि ये आगे क्या करेगा, किधर कौन से वेरिएंट्स आएंगे। हम हमेशा वायरस के पीछे ही रहेंगे, वायरस अपने रास्ते निकालता रहेगा,
वेरिएशंस कर करके, नए म्यूटेंट्स बना के, और हम उसको यही डिटेक्ट करते रहेंगे कि ये अब क्या इसने किया, अब क्या किया, हम आगे बढ़ के वायरस को रोकने की क्षमता नहीं रखते। ये हमें सबको पता होना चाहिए। लेकिन जब वायरस ने कोई नए म्यूटेशन कर ही लिया या नए वेरिएशन ऐसी है जो कि बहुत ट्रांसमिसिबल है या बहुत ज्यादा विरुलेंट है, तभी खतरा बहुत बढ़ता है। अब ये देखिए, जो अल्फा वेरिएंट जिसको हम कहते हैं B117, जो कि यूके में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था, जबकि देखा जाए तो ये B1617 सितंबर में इंडिया में डिटेक्ट हुआ भी, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं किए। उन्होंने B117 को फॉलो किया, जिसको अल्फा नाम दिया गया। ओरिजिनल वुहान वायरस का ये वेरिएंट था। फिर साउथ अफ्रीका में 1351 B1351 करके वायरस बहुत ट्रांसमिट किया और बड़ी तेजी से उसने ट्रांसमिशन नहीं थी, विरुलेंट भी ज्यादा था। और उसी वक्त तकरीबन विद इन वीक और 2 ब्राजील में P01 नाम का, जिसको दिया गया नाम, वो वेरिएंट एक्टिव हो गया। सो ये जो यूके का वेरिएंट था वही उसी की प्रोजनी है जो इंडिया में कई तरीके के नाम दिए गए उनको। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी वेरिएशंस बनी 1617 की वेरिएशंस 0.1 फिर 0.2, उनमें से एक थी E482K और एक थी L452R। इन्होंने तबाही मचानी शुरू हुई की, और इसको फॉलो करें अगर आप तो 1617.2 का जो डेल्टा वेरिएंट अब आ गया है, अब डर इस बात का है कि ये वेरिएंट और भी ज्यादा ट्रांसमिसिबल और भी ज्यादा खतरनाक विरुलेंट हो सकता है। अब देखिए, ट्रांसमिसिबिलिटी की बात करें, आप सोचेंगे कि पहली बार जो फर्स्ट वेव थी तब तो कोई इतनी तेजी से तबाही नहीं आई थी, धीरे धीरे होता था, और ये पता था कि अब फर्स्ट वीक है, अब सेकंड वीक में सांस की शिकायत शुरू हो जाएगी, ये होएगा। सो यू हैड सर्टेन थिंग्स वेरी क्लियरली इन योर माइंड कि इसका कैरेक्टर क्या है। जो सेकंड वेरिएंट, जो अल्फा वेरिएंट यूके में था, वो तकरीबन 70% ज्यादा ट्रांसमिसिबल था एज कंपेयर टू द फर्स्ट वुहान वेरिएंट। और जो उसकी प्रोजनी हुई जिसने इंडिया में तबाही की, वो उससे भी 50% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं। इसी वजह से जो सेकंड वेव थी वो इतनी ट्रांसमिसिबल थी कि हम बार बार ये देख रहे थे, एक फैमिली का मेंबर इन्फेक्ट हो रहा है, सारे मेंबर्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक हुआ 4 में से तो 2 हुए, 2 नहीं हुए, या दूसरे को 5-6 दिन बाद, हफ्ते बाद जाके सिम्टम आए। नो, दिस टाइम इट वाज हैपनिंग ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली। एक को हुआ, दूसरे को हुआ, तीसरे को, विद इन 3-4 डेज सारे हॉस्पिटल में पहुंच रहे। एंड many people lost their family members on the way within a span of 2-3-4 weeks, 5 weeks. So young people also. Now इस behavior को जब आप देखते हो तो आप ये सोच सकते हो कि आगे के जो behavior है वो कैसा हो सकता है। जो आगे के जो variants हैं उनमें जो to watch out for is B11282 and there is another one जिसने नागपुर से शुरू होके फिर साउथ इंडिया में भी तबाही की। वो अभी इट इज लर्किंग स्टिल। वो खुद नहीं चाहे बड़ा डैमेज करेगा इंडिया में, लेकिन वो अपने फर्दर वेरिएंट बना के कर सकता है। उसको हमने नाम दिया था N440K। आपने सुना होगा आंध्र प्रदेश में एकदम से खबरें आनी शुरू हो गई थी कि आज बीमार हुआ, 2 दिन में एकदम से रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया और तीसरे दिन तक वेंटिलेटर पे पहुंच गए पेशेंट, या डेथ वाज हैपनिंग वेरी फास्ट, एकदम से खतरा खड़ा हो गया था। दिस वाज द वेरिएंट, इट वाज N440K। सो ये जब चीजें हो रही हैं, सिलेक्शन हो रही है, जो ज्यादा विरुलेंट स्ट्रेन है वही आगे बढ़ेगा, या जो ज्यादा ट्रांसमिशन है वही आगे बढ़ेगा ना। अब सवाल ये है, थर्ड वेव की जब हम बात करते हैं
आप ये देखिए कि जहां जहां वैक्सीनेशन बहुत हो गई, अब डेल्टा इंडिया में तबाही करके वापस यूके गया। आपको इस बात का मालूम होना चाहिए कि यूके में दोबारा से डेल्टा वेव शुरू हो चुकी हुई। जी जी जी। उन्होंने डेल्टा प्लस के भी केसेस देख लिए। बिल्कुल। लेकिन यूके में इतनी डिस्ट्रक्शन क्यों नहीं कर रहा है? ये वही डेल्टा ही है ना जिसने इतना कुछ किया इंडिया। नाउ वन ऑफ द मेन रीजंस इज कि वहां पे एक तो लोग थोड़े से ज्यादा केयरफुल हैं। हालांकि अब तो वहां भी फ्रीडम मिल गई है, लेकिन दे आर सर्टनली मोर केयरफुल देन इंडिया में। तो वो जो हम SMS कहते हैं कि डिस्टेंस एंड मास्क एंड हैंड हाइजीन, उसकी परवाह तो करते नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। The other thing is the vaccination drive has been absolutely fantastic in UK. Drive, लोग भी कम है, वहां की पॉपुलेशन 6.5 करोड़ है, सो उनको इजी हो गया सारों को वैक्सीनेट करना। सारे तो नहीं हुए अभी, लेकिन जितने भी हुए हैं the numbers have I think exceeded 70%. इंडिया में अभी वैक्सीनेशन हुई है 16-17 करोड़ लोगों की, एंड आई थिंक इट इज अबाउट अनदर 3 करोड़ सोच लीजिए आप जिनको डिजीज हो चुकी, जो यू कैन काउंट अनदर 3 करोड़ जो कि एसिम्प्टोमेटिक थे, वो डिटेक्ट ही नहीं हुए, वो नोटिफाई किए नहीं गए, वो गिनती में नहीं आए। अब उसको भी गिन लीजिए, तो इवेंचुअली यू विल रीच अ फिगर ऑफ अबाउट 22 करोड़। मानिए 1 महीना या 2 महीने और ऐड कर लीजिए तो आप 26-27 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, 28 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। तो हाउ अबाउट द रेस्ट ऑफ द कंट्री? 30 करोड़ तक आ लीजिए। लेट्स टॉक इन परसेंटेजेस। आई फील कि अगले 2 महीने में जब तक वैक्सीनेशन ड्राइव चलती जाएगी, और अगस्त से वैक्सीनेशन ड्राइव काफी और बढ़ जाएगी, क्योंकि वैक्सीनेशन का गलत आने वाला है वैक्सीन का। हमारे पास अभी वैक्सीन की शॉर्टेज थी, whatever reasons. I'm not going to talk about political things here, but we know that they could have done much better. Vaccines को ऑर्डर पहले से दिया जाता। अभी तक इंडिया में जितनी वैक्सीनेशन हुई है उससे हमारी ज्यादा होनी चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए 1 करोड़ वैक्सीन इन 1 डे। नाउ अगर वैक्सीन यूके ने ज्यादा दे के डेल्टा से अपनी पब्लिक को प्रोटेक्ट कर लिया, वो सिचुएशन इंडिया में भी हो सकती थी, लेकिन द पॉपुलेशन इन इंडिया इज ह्यूज। अब हम आगे का सोचें। आगे अगर 2 महीने में हम लेट अस से 25% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देते, तो हमारे पास 75% पॉपुलेशन इज स्टिल विर्जिन रॉ पॉपुलेशन हु आर ए रिसेप्टेकल, हु आर ए काइंड ऑफ सिटिंग डक फॉर द वायरस। अब कोई और म्यूटेंट अगर ज्यादा, इससे भी ज्यादा पोटेंट म्यूटेंट आ गया या इससे भी ज्यादा ट्रांसमिसिबल हो गया, तो हमारा 75% पॉपुलेशन, जिसमें बच्चे भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं किया, और मेजॉरिटी वुड बी लेट्स से अप टू 45 years of age. Majority would be up to 45 years. अगर उन्होंने वैक्सीनेट 75% में नहीं हुआ और 2 महीने तक, आज से 2 महीने कह रहा हूं मैं, नया जो म्यूटेशन होगी, अगर वो इतनी पोटेंशियल रखती है कि नया पॉकेट्स ऑफ स्प्रेड शुरू हो जाएंगे, तो हमारे उस वक्त तक पॉपुलेशन 75% इज स्टिल रॉन्ग। उनको कौन बचाने वाला? डॉक्टर साहब, जो तीसरी स्टेज है, इसलिए द रिस्क फॉर थर्ड वेव इज still high in India. It may not happen. It may happen in certain pockets around the world. लेकिन एशिया में भी कुछ डेल्टा के केसेस बढ़ने शुरू हुए एशिया में, some countries in Asia, लेकिन उन्होंने वैक्सीनेशन भी अच्छे ढंग से कर लिया, और वो ये जो कोविड बिहेवियर जो है उनका, वो इतना साफ सुथरा है रिलेटिवली कि वहां पे डिजीज को इतना बढ़ने नहीं देते। चाहे जापान हो, चाहे इवन थाईलैंड हो या मलेशिया हो, तो वहां पे ये चीजों की कंट्रोल है, अच्छा है। सो हमारे रिस्क है
लेकिन ये जो कोई अगर कहे कि बच्चों में ये रिस्क ज्यादा होगा, बच्चे नेक्स्ट वेव में इफेक्ट होंगे, I don't think there's any logic in that. There is no scientific reason to believe that the next wave is going to affect the children. उस रीजन ये है जो सोचते हैं ऐसा लोग कि बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हुई होगी अगले 4 महीने तक, बच्चों में अंडर 18 years of age, तो वो अगर 18 साल की एज तक बच्चे बिल्कुल ही वैक्सीनेटेड नहीं है, जीरो वैक्सीनेशन हुई है, तो वी आर वल्नरेबल. बट आई डोंट हैव ए रीजन टू बिलीव दैट बच्चों में डिजीज ज्यादा सीवियर होगी या ज्यादा होगी. एक रिसेप्टर होता है जिसके थ्रू वायरस सेल में एंट्री करता है, वो जो रिसेप्टर होता है वो बच्चों में उतने ज्यादा डेवलप नहीं होते और उनका नंबर भी कम होता है. तो इसलिए बच्चे दोनों वेव्स में रिलेटिवली स्पेयर थे. हालांकि सेकंड वेव में बच्चे ज्यादा दिखने में आए, लेकिन वो इसलिए क्योंकि ओवरऑल नंबर बहुत ज्यादा था, इसलिए बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व नजर आ रहे थे, परसेंटेज वाइज ज्यादा नहीं थे. सो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू पर्टिकुलरली अफेक्ट चिल्ड्रन. डॉक्टर साहब, मेरा सवाल वही था कि थर्ड वेव में जो बच्चों को लेकर चिंता है उसको आपने क्लियर कर ही दिया है. अब डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पूरा कोरोना और जो फर्स्ट वेव थी और सेकेंड वेव थी, दोनों को आपने काफी गहराई से देखा है और मुझे लगता है कंटिन्यूअस आप लगातार एक्टिव रहे हैं और 24 आवर्स और कई कई दिन लगातार आपने काम भी किया है. कि आपने इस पूरे एक्सपीरियंस के साथ कोविड पर एक किताब भी बहुत अच्छी खासी बड़ी किताब, मोटी किताब लिखी है जिसमें बहुत सारे चैप्टर हैं. उस किताब के बारे में भी बताएं डॉक्टर साहब. Actually, I think it was sometime in June end or July, जब ये मेरे colleagues ने मुझे suggest किया that I should write a book based on the experience that we were having, and based on their thought कि हमारी knowledge नई novel disease के बारे में काफी updated थी. We were right at the edge of the new information technologies. We used to have 3 boardroom meetings among ourselves. हमारे जितने भी कोविड वॉरियर्स थे, जो हम कोविड के केस देखते थे, एक पीपी स्पैन के अंदर जाते थे, कई घंटे अंदर पेशेंट के साथ राउंड्स करते थे, एग्जामिन करते थे. So it was a risk to us, always a risk to us to get involved. तो उस वक्त हमारी मीटिंग्स में हम जो भी नई रिसर्च आती थी और बहुत डेटा आ रहा था. Every day there was new data या information या कोई टेस्ट, कोई ट्रायल, कोई beginning of trial, कोई discussions from WHO, from scientific community all over the world. तो हम उसको एक तरीके से filter out करते थे, discuss करके कि what is relevant, what is not relevant, what is important, what we thought was probably not worth considering, not giving importance. तो हम वो हर and we used to share our experiences. So we thought कि early days में ही अपने first 3 महीने में हमने इतना experience और नई चीज देखने को मिल रही थी और patient after patient इतने patient देख सुबह से रात तक चलता था. We decided to write a book, and then it took me 2 more weeks to get another 79 authors on board. So they were all या तो वो सभी लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे कोविड से, कोविड केयर से, या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे. एंड देयर वर सम हु वर नॉट, a few who were not directly or indirectly involved, but they were experts in certain areas concerning the COVID disease, चाहे वैक्सीन्स हो, चाहे एंटीबॉडीज हो, इस तरीके से. So that is how it started. और उसके बाद तो फिर ये होता था कि रात के दिन में पेशेंट देखो, रात के 3-3 बजे तक बैठ के किताब लिखता था. 13 चैप्टर्स उसमें मैंने लिखे हैं और बाकी सारी 56 चैप्टर्स मैंने एडिट किए हैं. और इट वाज अ ह्यूमंगस टास्क. इतना ज्यादा काम बढ़ जाएगा वो पहले नहीं लगता था, लेकिन वो कहते हैं ओखली में सर दिया तो मूसलों का क्या डर. तो वही हिसाब था कि काम पकड़ा हुआ है, अब इसको छोड़ नहीं सकते. जबकि हॉस्पिटल में काम की वजह से we used to feel so tired, and I got COVID myself.
बल्कि क्वाइट ए फ्यू ऑफ द ऑथर्स, जो ऑथर्स इसमें हैं, कम से कम मेरे ख्याल 7-8 को कोविड हुआ था, 8-10 को हुआ था। तो कोविड होता था हमें, हम क्वारंटीन होते थे, दवाइयाँ खाते थे, या अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, जैसे मैं एडमिट था हॉस्पिटल में 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए तो मैं ऑक्सीजन पे था, इतनी ज्यादा हालत खराब हो रही थी, आईसीयू में मेरे को शिफ्ट करने लगे। सो वी वेंट थ्रू दैट फेज। लेकिन जैसे ही कोविड नेगेटिव हुआ, सिम्टम्स खत्म हुए, आई वाज डूइंग द ड्यूटी। आई मीन मेरे को कहा भी उन्होंने कि आप 2 हफ्ते तो रुको, रेस्ट कर लो। मैं कहा इज नथिंग लाइक रेस्ट, गाइस कम ऑन, यू नो, आई डोंट वांट टू डिसहार्टन यू कि ये सोचो कि यू नो आई एम आउट ऑफ द लाइन ऑफ fire, ऐसा कुछ नहीं। So we'll continue. So same thing happened with others also. Hats off to my colleagues also. They all worked hard, very hard. और किताब लिखने में भी मुश्किल जरूर हुई मुझे, 79 ऑथर्स को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें दिक्कतें आई और सबके टाइप ताकि कंटिन्यूटी और एक तरीके के पैटर्न किताब का सेम रहे, तो वो कई पैराग्राफ्स, कई चैप्टर्स में कुछ तब्दीलियां करनी पड़ी। बट इवेंचुअली यू नो वी फेल्ट वेरी हैप्पी जब ये सब खत्म किया और जब बुक सामने आई। अभी लॉन्च किया है, ऑफिशियल लॉन्च 10 तारीख को हुआ है। इट्स अवेलेबल ऑन Amazon। डॉक्टर प्रताप रेड्डी जो चेयरमैन है अपोलो ग्रुप के, उन्होंने लॉन्च किया था और हम उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वेयर आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। सो अच्छा रहा वो। उसमें किताब में हमारे यहाँ इसमें वी हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। नाउ चाहे उसमें you know you talk about history of the coronaviruses, or you talk about clinical features, pathophysiology, pathogenesis means disease की entry वायरस कैसे होती है, फिर अंदर चेंजेस कैसे होती हैं, फिर बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, फिर साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है, सिम्टम्स किस तरह के होते हैं और क्यों होते हैं उस तरह के सिम्टम्स। हमने ये भी देखा कि लास्ट वेव से इस वेव में सिम्टम फर्क हो रहे थे, बल्कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑल्सो हमने देखा कि टुवर्ड्स सितंबर अक्टूबर सिम्टम में चेंज आना शुरू हो गया। तो हम आपस में डिस्कस करते थे कि वायरस मस्ट बी म्यूटेटिंग, हालांकि प्रूफ कोई नहीं था। वो प्रूफ तो कई महीनों बाद वायरोलॉजी लैब से आने शुरू हुए और फिर नाम दिए गए उस वेरिएशंस को। लेकिन हम ये जरूर जानते थे कि द वायरस इज चेंजिंग इन बिहेवियर, क्योंकि कई ऐसे फेजेस आए जब लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट बड़ा ही कॉमन दिखना शुरू हो गया। फिर ऐसा फेज भी था जब ये सिम्टम्स 100 में से 2 लोगों को था। ऐसा फेज भी आया जब 100 में से 30 लोगों को था। So what I'm saying is the virus was mutating all the time, and so it was also evident in the form of changing clinical features. फिर हमने इस डिजीज के बारे में लिखा है about effects on CNS, cardiovascular system, kidneys, liver and intestine, gastrointestinal tract, and pediatrics में बच्चों में कैसे बिहेव करता है, प्रेग्नेंट वुमेन को हम कैसे ट्रीट करते थे, फिर वैक्सीन्स के ऊपर, फिर मैनेजमेंट में बड़े इश्यूज थे, क्योंकि मैनेजमेंट चेंज होती जा रही थी, क्योंकि कई ड्रग्स आए चले गए, बड़े जोर शोर से लॉन्च किए गए और ओवर टाइम भी ऑल्सो फेल के इसका फायदा नहीं होगा। बड़े एक्सपेंसिव ड्रग थे, जैसे टोसिलिजुमैब था, और अभी नए ड्रग्स हैं, अब नए एंटीबॉडीज आ रहे हैं, कॉकटेल्स आ रहे हैं, यू हैव हर्ड अबाउट दैट। कैसेरिमैब है, उसमें इमडेविमैब है, एक और आ रहा है एटीसेविमैब, बेमनिविमैब, ये दूसरी कंपनी का है। सो इनोवेशंस इसमें और बहुत ज्यादा फास्ट रिसर्च होती चली गई, तो वो चीजें हमने कैसे इवॉल्व हुई है, ड्रग्स कैसे काम किए फिर नहीं किए, वो भी सारा डिस्कस किया। और ये भी उसमें डिस्कस किया है कि फ्यूचर में कौन से लाइन के ड्रग, जैसे
एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या जैक इनहिबिटर्स, JAK इनहिबिटर्स कहते हैं, वो कैसे इसमें काम करेंगे, और ये सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस की हैं। फिर लॉन्ग कोविड मैंने एक चैप्टर लिखा है जो कि आजकल हम देख रहे हैं, व्हाट इज लॉन्ग कोविड, व्हाट इज पोस्ट कोविड। सो एक नई डेफिनेशन बनानी पड़ेगी, जो कि हमने डेफिनेशन बनाई उसमें कि लॉन्ग कोविड क्या है, लेकिन उसके बाद में हमने सोचा है, अभी रिसेंटली सोचा है किताब के लॉन्च होने के बाद में, कि देयर शुड बी अनदर डेफिनेशन व्हिच इज पोस्ट कोविड। पोस्ट कोविड इज इमीडिएटली आफ्टर कोविड, कि पेशेंट अभी ठीक हो गया है, कोविड से जो इनिशियल इंपैक्ट था उससे ठीक हो गया, लेकिन उसके जो सीक्वल है, चाहे वो लंग फेलियर है, रेस्पिरेटरी फेलियर जिसको आप कहेंगे, फाइब्रोसिस हो गया, या पेशेंट इतना वीक है, टायर्ड है कि वो बाथरूम तक नहीं जा सकता, जाता भी है तो ऑक्सीजन एकदम से ड्रॉप कर जाती है, बैठा है तो ऑक्सीजन 95 है, 92 है, 94 है, जरा भी चलने पे 80 पे, 80 75 पे आ रही है। सो ये जो चीजें हैं, इसके अलावा और भी छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, किसी को गिल्टीनेस हो रही है, किसी को हेडेक हो रही है, किसी का पेट ही अभी तक ठीक नहीं हो रहा, वो अभी तक नॉर्मल फील नहीं कर रहा, वीकनेस, टायर्डनेस, फटीग इज वेरी कॉमन। सो ये पोस्ट कोविड, लॉन्ग कोविड में सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस भी हैं, एंड पीपल, लेडीज कैन हैव excessive bleeding during their menstrual cycle or amenorrhea, no menstrual cycle, उसमें disturbances। So इस तरीके से hair loss is for example another thing। ENT में कईयों को अभी तक ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, एक हाथ से सुनाई नहीं, lots of things are there which are a part of post-COVID disease। So ये disease, it has been a very treacherous disease। तो उसमें किस तरीके से उसने बिहेव करना है आगे, ये भी हम 100% नहीं कह सकते कि नेक्स्ट वेव में डिजीज का बिहेवियर यही रहेगा या कि थोड़ा बदल जाए, क्योंकि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में भी फर्क आ गया। इसीलिए अगर आगे भी कुछ वेव आती है या नए वेरिएंट्स आते हैं, वो अपने कोई नए भी रंग दिखा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा आपने अभी बताया कि पोस्ट कोविड को लेकर आपने इस बुक में बहुत सारी चीजें रखी हैं, लिखी हैं, निश्चित रूप से सभी लोगों के, दुनिया भर में लोगों को काम आएंगी जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं सभी लोग। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने बताया कि हेयर लॉस, या फिर एक कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है, या फिर डिफरेंट इसी तरीके की और 2-3 चीजें, इस तरह की अभी तक मुझे लगता है कि बहुत सही तरीके से या गंभीरता से इन विषयों पे बात नहीं हुई है। हेयर लॉस बड़ा कहीं ना कहीं लोगों में देखा जा रहा है। मैं भी जानता हूं, बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड उनके हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो गई है, या फिर कान में सुनाई नहीं पड़ रहा, या फिर ऐसी भी चीज बताई जा रही है कि किसी को सर्दी जुकाम हुआ था और ठीक नहीं हो रहा है, काफी दिनों से सर्दी जुकाम बना हुआ है, वो पॉजिटिव हुए, फिर ठीक भी हो गए, आफ्टर देन वो अभी भी सर्दी जुकाम उनका ठीक नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको हल्का फुल्का फील हो रही है कि भाई ये सर्दी क्यों नहीं ठीक हो रही है। तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं ध्यान देने वाली बात है। मुझे बताएं कि इसको लेकर लोग करें क्या। जी डॉक्टर साहब। देखिए, ये एक डिजीज ऐसी है जिसने सारी बॉडी की इम्यून रेगुलेशन को डिस्टर्ब कर दिया। इट इज इसको मैं कहता हूँ डिस्टेबलाइजर ऑफ ह्यूमैनिटी। दिस डिजीज सिंगल हैंडेडली डिस्टेबलाइज। इसमें इम्यूनिटी इतनी तेजी से गिरती है, खासकर ये जो डबल म्यूटेंट था, जिसको अभी हम डील करके हटे हैं या अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है, सदर्न स्टेट्स में अभी भी एक्टिव है, कम हो गया। इसमें खासकर देखा गया है कि इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है जैसे कि एक HIV के एडवांस केस में हो जाती है। That is why you saw cases of mucor. Mucor was not there in the first wave. Hardly. अभी किसी पूछ लो, बच्चों को भी पता होगा what is black fungus, what is this, what is that. So the reason is that a disease like mucor would not happen if your immunity is stable or decreased. अब देखो, इतने किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, इतने कैंसर के पेशेंट्स हैं जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, और
ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में हमें इम्यूनिटी को डिक्रीज करने के लिए, ताकि रिजेक्शन ना हो ऑर्गन की, तो हमें उनको इम्यूनिटी स्ट्रेस करनी पड़ती है। ये सारी डिजीजेस में आप देखिए, आपको म्यूकर देखते होती तो अब तक आपको बड़ा कुछ पढ़ने को मिलता और लोगों को पहले इसके बारे में जानकारी होती, क्योंकि जो इसमें इम्यूनिटी फॉल की है वो इतनी ज्यादा हुई है, टेम्पररी होती टेम्पररी है, चाहे कुछ हफ्तों के लिए। और दो पेशेंट्स जो ज्यादा सिक थे, हॉस्पिटलाइज थे, डायबिटिक्स थे और ऑक्सीजन पे, हाई फ्लो ऑक्सीजन पे चल रहे हैं या वेंटिलेटर्स पे हैं, उनमें ये रिस्क बढ़ गया म्यूकर का। लेकिन यही नहीं कि उन्हीं में रिस्क था म्यूकर का, म्यूकर उन केसेस में भी हुए जिनमें डायबिटीज नहीं भी थी, जिनमें ऑक्सीजन नहीं भी थी, जिनमें डिजीज सीवियर नहीं थी, उनमें भी म्यूकर हो गया। So that means this variant when it enters the body through the mouth and ear, it can of course through nose, it can of course enter through the eyes also. तो उसमें लोकल जो एरिया है, जहाँ भी ये दिखता है, थोड़ी देर रहता है, साथ साथ ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, not blood stream, into the AC, through the ACE receptor, angiotensin converting enzyme receptor, जो मैं पहले बता के हटा के बच्चों में कम होती है, कम डेवलप होती है, इसलिए वो इतने वल्नरेबल नहीं होते। उसके थ्रू जब ये वायरस जाता है तो वो साथ साथ प्रोसेस चलता जाता है। जब ये यहाँ पे अब आप आरटीपीसीआर करते हो, कोई आप सेल के अंदर घुस के तो नहीं सैंपल लेते, आप सैंपल तो नोज के सब सरफेस से ले रहे हो या थ्रोट से सैंपल ले रहे हो, सिंपल स्वैब ही ले रहे हो ना। दैट मींस द वायरस इज देयर, द वायरस इज देयर इवन आफ्टर 2 वीक्स। 2 हफ्ते के बाद में आपका कोविड पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस द वायरस इज सिटिंग देयर। सो दैट वायरस हैज probably been causing damage in that area. Why mucor was maximum in this area, going to orbit and even to the brain, and mostly in this area, sinuses, oral cavity. तो ये जो चीजें हैं ये बताती हैं कि there was a local damage and at the same time extreme fall in immunity, and that's why the damage was the damage by mucor was maximal here, यहाँ से स्प्रेड होके ब्रेन में भी। सो ये इम्यूनिटी इश्यूज बहुत ज्यादा हुए हैं इस बार, और ये जो एक साइड से या सुनना कम हो गया, ये सारे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं जो कि द वायरस हैड बीन अफेक्टिंग द पीपल इन सो मेनी वेज। अब वेस्टिबुलर, अगर कोई कहे कि मेरे को तब से चक्कर आ रहे हैं, that means the vestibular apparatus in the brain, जो कि ईयर से अंदर जाके इनर ईयर में जहाँ वेस्टिबुलर कैनाल्स होती हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती होगी, इन्फ्लेमेशन होती है तभी ये चीज हो रही है। तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन, अगर ये चक्कर महीने बाद भी आ रहे हैं, 1.5 महीने बाद भी आ रहे हैं, that means some inflammation is there. We are seeing patients where the initial fever खत्म हो गया, ब्रीदिंग भी ठीक हो गई, महीने 2-3 हफ्ते ठीक रहा, उसके बाद में दोबारा से फीवर आना शुरू हुआ। ये सेकंड वेव में ऐसा हुआ, फर्स्ट वेव में नहीं हुआ। हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनमें दोबारा से ऑक्सीजन थोड़ी फॉल करनी शुरू हो गई। डिसीज वाज देयर। अगर हम कहते हैं कि वीकनेस या बॉडी एक्स या जॉइंट पेन्स कैन लिंगर ऑन फॉर मंथ्स टुगेदर, फॉर अप टू 6 months, occasional case even longer. So that means there is some kind of immune reaction going on in the body, or some kind of simmering inflammation going on in the body, जो कि हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसे कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं है जिसको हम टेस्ट करके हम बता सकें कि दिस इज अ नॉर्मलिटी। हम सिर्फ क्या करते हैं, सीआरपी करते हैं, IL-6 करते हैं, डी डाइमर किया, LDH किया, फेरेटिन किया, हम इसके बेस पे हम अपने जजमेंट्स बेस करते हैं, but keeping the clinical condition in view. अगर ये abnormal है, clinically patient अच्छा है, तो हम labs के पीछे नहीं भागते। We treat the patient, not the lab data. So ये जो चीजें हैं सारी, इससे हमें ये भी पता लगता है कि हमारी inadequacy कितनी है नॉलेज की, मेडिसिन की, कि कुछ ऐसी चीजें जरूर हो रही हैं जो हम पकड़ नहीं पा रहे।
जो हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, हमारे पास काश ऐसे कुछ टेस्ट होते जिससे हम वो चीजें भी देख लेते और प्रिडिक्ट कर सकते कि कितनी देर में पेशेंट ठीक होगा, आगे क्या इसका बिहेवियर होगा, या उसके लिए स्पेसिफिकली हमें कौन सी दवाई देनी चाहिए। क्या हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जिसमें स्टेरॉइड्स ना हो उससे भी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये नॉलेज बड़ी पैची है, बहुत कम है और काम हो रहा है, लेकिन इट विल टेक टाइम। तब तक शायद वायरस वैसे ही चला जाए। जी डॉक्टर साहब, एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपनी किताब जो बुक है आपकी वो जरूर दिखाएं। Yes, why not? Of course. I've kept it for you. जी अच्छा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, I hope you can read it. जी डॉक्टर साहब, मैंने पहली बार शायद पहली बार सुना है कि किसी बुक में 79 को ऑथर्स हो। Yeah. Well, 79 co-authors, and it was difficult to actually manage the job because there were too many people. तो कई बार ऐसा होता है, जितने कम आदमी हो मीटिंग में उतना उनको संभालना ज्यादा इजी होता है, जितने ज्यादा लोग होते हैं उतनी आवाजें होती हैं, उतना ही ये सारे लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स। Can read that? So, well, the book has been very well received. I've already got rave reviews on that from experts. So, जिसने भी अभी जितना भी थोड़ा बहुत अभी पढ़ना शुरू किया है, so we have got very good reviews on that. So it is very nicely explained in the form of, for example, see that I think the publishers have done a good job, and also the language of the book is such that we have also summarized in every chapter at the end, conclusion या summary. तो उसमें क्योंकि a lot of things look complicated even to doctors, so they also need a conclusion at the end. So every chapter contains a conclusion. So we maintain that pattern. Also, so this book is actually meant for, let me start from the critical care specialists, the COVID specialists, the pulmonologists, the lung specialists, internal medicine, and surgical specialists, actually, anesthesia specialists, and not just that, for all students, even nurses and medical students. Students means, when I said students, I usually talk about the postgraduate students, the MD or the DNB students, but also the MBBS students. And I think with the way people have reported, and I also feel, and I made a conscious effort of that, that some language should be such that even a lay person who can read in English can actually understand quite a bit of it, especially if they just read the conclusion, तो उनको काफी idea हो जाता है, then they can select कि मुझे आगे क्या देना। So इसमें सब कुछ cover बड़ा details में किया हुआ है, यहाँ तक कि even bio waste, हम COVID patients का bio waste कैसे dispose of करते हैं, वो भी cover किया हुआ है। Challenges के COVID के patients को non COVID patients से हमने कैसे segregate किया, क्या challenges थे, और गवर्नमेंट की डायरेक्शंस तो बार-बार आती रहती थी और हर हफ्ते उनके डायरेक्शन चेंज होती रहती थी, आपको मालूम है इस बात का। So everything was confusing at times. We didn't agree with that, but sometimes we had to sort of follow the government orders. So मुझे लगता है डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने मुझे बताया कि बायो वेस्ट को लेके जो आपने बताया कि उसका डिस्पोजल कैसे किया जाए, ये जानकारी भी उस बुक में है। इट मींस कि दिस इज लाइक एनसाइक्लोपीडिया, दिस इज लाइक एनसाइक्लोपीडिया। It actually is. आपने साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में बड़ा सुना होगा, अब तो एक आम इंसान को भी पता है कि साइटोकाइन स्टॉर्म भी कोई चीज होती है। उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट चैप्टर लिखा है, सिर्फ साइटोकाइन स्टॉर्म पे एक चैप्टर। वेरी गुड। Endocrine issues, diabetes is a big issue in COVID.
एंड कोविड के पेशेंट्स में शुगर लेवल शूट अप कर जाता है, तो उसको कंट्रोल करना, तो कैसे वो ये पेशेंट्स को डायबिटीज होती है, कोविड कैसे डायबिटीज इंड्यूस करता है, सो हाउ इट कैन इवन कॉज द बिगिनिंग ऑफ डायबिटीज, सो वो चैप्टर अलग से है। सो जी, आई थिंक दिस इज वेरी वैल्यूएबल बुक एंड मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में आपने इसको लॉन्च किया है, निश्चित रूप से ये उन लोगों के बहुत काम आएगी जो कहीं ना कहीं इस पूरे कोविड काल में जो है ट्रीटमेंट से रिलेटेड हैं और मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो नर्स ही क्यों ना हो, चाहे वो दूसरे नर्सिंग स्टाफ के साथ दूसरे मेडिकल स्टाफ क्यों ना हो, या बड़े बड़े डॉक्टर ही क्यों ना हो, सभी की ये बुक बहुत काम आएगी। और क्योंकि डॉक्टर साहब एक बुक आपने लिखी है इतनी डेप्थ नॉलेज के संग और इतनी ज्यादा मतलब कहा जाए जिसको कि टेक्स्ट बुक, दिस इज ओरिजिनल टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक अब तक मुझे लगता है कि अभी भारत में किसी ने लिखी नहीं है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपके ये दुनिया में अभी टेक्स्ट बुक अभी कोई नहीं आई, और लेट्स नॉट बी नाइव एंड थिंक दैट कोविड कैन go away easily. It's not going to go away. It's not going to go away in a hurry. And we should be prepared mentally and with our infrastructure in the hospitals and at the government level. ताकि जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बाद में जो डिसमेंटल कर दिया गया था और जो कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी वो ना हो, नहीं तो ज्यादा पछताना पड़ेगा। नहीं, and we will all live to fight for another day. नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर साहब यही सवाल आपसे करने जा रहा था कि जो फर्स्ट वेव थी उसके बाद ऐसा लोगों ने कहा कि सेकेंड वेव होगी तो हम पूरी तैयारी करके रखें, और निश्चित रूप से तैयारियां की भी गई, लेकिन जिस तरीके से सेकेंड वेव में अचानक ऑक्सीजन की बहुत शॉर्टेज हो गई थी, तो कहीं ना कहीं से लोगों को ऐसा लगा कि बताइए हमारी तैयारी बहुत सारी रही होगी बट ऑक्सीजन के लेवल पे तैयारी नहीं थी। अब बात की जा रही है कि अगर थर्ड वेव आती है तो उस समय कहीं ना कहीं हमारे पास मेडिकल स्टाफ की बहुत बड़ी कमी होगी, या फिर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हालांकि ऑक्सीजन के बहुत सारे प्लांट लगाए जा रहे हैं, इसके साथ ही जो चाहे वेंटिलेटर की बात की जाए या फिर हॉस्पिटल्स, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स की बात की जाए, उन सब की तैयारियां चल ही रही हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि मेडिकल स्टाफ, जहां तक डॉक्टरों और नर्सेस की बात की जाती है, उसको लेकर किस तरह के हमारे देश की क्षमता है, और आने वाली जो अगर थर्ड वेव वाकई है तो उसको लेकर कितना बड़ा एक तरीके से कहा जाए कि डर है। जी डॉक्टर साहब। नॉर्मली अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस जो हेल्थ केयर जिस तरीके से इंडिया में चल रही है वो इट इज जस्ट सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ considered adequate by the political class of this country, कोई भी पावर में हो। They thought कि 1% of the 1% of the GDP or 1.2% of the GDP of the country is enough for healthcare. Now, this sounds stupid. USA में, अब USA से कंपेयर हमें नहीं करना चाहिए, पर वहाँ पे 18% of the GDP is spent on healthcare. In UK, I think it is 10.4% or something like that, which is spent on healthcare. So, जो advanced countries हैं, उनमें तकरीबन 6 से 10% के बीच में ये GDP spent on healthcare. जापान ने अभी अपने एक और भी बढ़ाए numbers by planning more expansions, more spent on the healthcare after the first wave. उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि आगे हमें जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने जैकअप की बजट्स। इंडिया में आई डोंट नो क्या होगा इसके बाद कि ये अपने परसेंटेज जीडीपी को बढ़ा के कम से कम 4% का एम तो रखें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो नहीं हो रहा, तो इसलिए जब आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास डॉक्टर्स को एम्प्लॉय करना, नर्सेस को एम्प्लॉय करना, पैरामेडिक्स को एम्प्लॉय करना या
हॉस्पिटल्स क्रिएट करना और एडवांस इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करना या इक्विपमेंट्स खरीदना या नए नए ऑक्सीजन प्लांट्स रेडी करके रखना, उसमें दिक्कतें आती हर लेवल पे दिक्कतें आती। अब तो खैर चलो ऑक्सीजन का जहां तक सवाल था, इट हैपेंड सो फास्ट सो क्विकली एंड एवरीबॉडी वाज ऑन ऑक्सीजन इन द हॉस्पिटल। ऐसी भी स्टेज थी एक टाइम पे कि 450 पेशेंट्स में से 300 पेशेंट हमारे 300 से ऊपर ऑक्सीजन में थे, और वो 300 पेशेंट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को 1 लीटर या आधा लीटर नहीं थी, वो 15-15, 12-12, 10-10 लीटर थी। सो यू कैन इमेजिन कितना फास्ट फ्लो था। सो इट वाज नॉट एंटिसिपेटेड, क्योंकि पिछले 100 साल में ऐसा हुआ नहीं। तो वो चलो माना, उसको मैं एक गलती नहीं कहूंगा, अनप्रिपेयर्डनेस नहीं कहूंगा, क्योंकि इतना ज्यादा फ्रैंकली हमने लोगों ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था। इट विल कम लाइक ए साइक्लोन, लाइक ए सुनामी, बट इट डिड। अब हमें आगे सोचना चाहिए, दिस वायरस हैज द कैपेबिलिटी to strike again with the same ferocity. Yes. So this is what we should keep in mind and prepare accordingly. That's very important. हम urban areas की बात करते हैं जहाँ पे फिर भी काफी सुधार है। Go to the rural India. There is no infrastructure there. जी। You know, thank God कि अभी तक waves ने rural India को इतना hit नहीं किया। First wave में नहीं किया, second में भी बहुत थोड़ा hit किया। लेकिन अगर वहां पे ये ज्यादा हिट हो गया तो वहां पे तो उनको उनकी केयर करने वाला और उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला, बेड प्रोवाइड करने वाला या कोई देखने वाले डॉक्टर नर्सेज नहीं मिलेंगे। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी ये जो बात है कि सरकार को चाहिए कि वो इस तरफ ध्यान दे और कहीं ना कहीं अपने पूरे बजट का एक अच्छा हिस्सा हेल्थ सेक्टर पे लगाएं, ताकि कम से कम कोरोना के मद्देनजर हम पूरी तरीके से मजबूत रहें और सेकेंड वेव के बाद जब थर्ड वेव आए तो कहीं ना कहीं हम उससे लड़ सके। खास करके जो गांव की बात की है आपने कि गांव की तरफ रूरल एरिया में अगर ये जाएगा तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, निश्चित रूप से उधर भी ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत सारी जानकारियां आपने दी, खास तौर से आप अपनी किताब के बारे में बताया। किताब आपने जो तैयार की है टेक्स्ट बुक, वो भी बहुत ही काम की होगी। हमें उम्मीद है कि आपकी किताब से भी बहुत लाभ होगा और आपके सुझावों से भी बहुत लाभ होगा। जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए अधिकारी और जो भी सरकार के जिम्मेदार ओहदे पे बैठे हुए नेतागण हैं वो समझेंगे इस चीज को कि किस तरीके से हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर पर बजट का निर्धारण होना चाहिए। इन्हीं सब उम्मीदों पर चीजें आगे बढ़ेंगी और कोरोना जैसी महामारी से तो हम लड़ेंगे ही, हमारे देश का हेल्थ सेक्टर भी मजबूत होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपने हमसे बातचीत की, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम इसी में आगे वेबिनार्स भी कर रहे हैं हर एक चीज को अपडेट करने के लिए, और इस किताब की एक सॉफ्ट कॉपी भी है जो कि हम अपडेट करते जाएंगे हर लेट अस से एवरी 2 months, क्योंकि दिस डिजीज इज सो डायनामिक कि इतनी चेंजेस हो रही हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो पीछे रहेंगे। इसीलिए हम वेबिनार्स भी कर रहे हैं फॉर ग्लोबल ऑडियंस। जैसे नेक्स्ट वेबिनार नेक्स्ट थर्सडे को है 24 तारीख को, विच आई एम मॉडरेटिंग एंड कंडक्टिंग, तो वो भी 2 घंटे का वेबिनार जो है दैट इज गोइंग टू थ्रैश आउट लॉट ऑफ थिंग्स with 12 other experts from India and a couple of them from US. क्या बात है। नहीं, निश्चित रूप से आपने जब एक पहल की है इतनी गंभीर और इतनी महत्वपूर्ण किताब को तैयार करने के लिए, तो उसको अपडेट करना भी समय समय पे जरूरी है, खास तौर से कोरोना के साथ, क्योंकि कोरोना भी कब अपने को बदल ले रहा है पता नहीं चल रहा है। उसके तरीके बदल जा रहे हैं, म्यूटेट होने के बाद उसके ट्रीटमेंट का तरीका बदल जा रहा है, दवाएं बदलती जा रही हैं, कई चीजें हैं जो बदलती जा रही हैं निश्चित रूप से। लेकिन कहीं ना कहीं एक बेसिक जानकारी जो चीजों की इसमें आपने समाहित की है अपनी किताब में, और जो भी चैलेंजेस बीच में आपके सामने आए उनको कैसे आपने मिट आउट किया, उससे कैसे आप पार पाए, इन सब चीजों को आपने लिखा है, वो तो कहीं ना कहीं एक सर्च लाइट और लाइट हाउस जैसा काम करेंगे। तय बात है कि किताब में अपडेट होगी, वो भी काम आएगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।